नमस्कार, आप देख रहे हैं पर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही नया भू कानून लागू कर सकती है। भू कानून में सुधार की संभावनाएं तलाशने के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से भू कानून को लेकर यहां पर चर्चाएं होती रही हैं और मैंने जब मुख्य सहयोग के रूप में काम करना शुरू किया तो मुझे यहाँ कई लोग जो उत्तराखंड के जानकार थे, उन सभी लोगों ने कहा कि भू कानून पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने मुझे अपनी रिपोर्ट दे दी है। आगे क्या कुछ कहा आप देखिए। लंबे समय से भू कानून को लेकर समय समय पर यहाँ पर चर्चाएं परिचर्चाएं लगातार होती रही हैं और मैंने जब मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत सारे यहाँ के जो उत्तराखंड के जानकार थे, उत्तराखंड के लिए जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, सभी लोगों ने कहा कि भू कानून पर चर्चा होनी चाहिए, भू कानून पर कुछ संशोधन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कल मुझे अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी अपनी सिफारिशें की हैं और हमारा भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर हम किसी को भी यहाँ पर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों काफ़ी सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें दुरुपयोग की शिकायतें आई हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम भू कानून की जो सिफारिशें आई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, सरकार उसका अध्ययन करेगी, उसके बाद हम उसको अपनी कैबिनेट में रखेंगे। चर्चा के बाद उत्तराखंड राज्य के हित में हम भू कानून में जो भी जरूरी संशोधन होगा उस संशोधन करेंगे। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की ज़मीनों को हम लूटने नहीं देंगे, उत्तराखंड की ज़मीनों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हम निवेशकों को भी नहीं रोकने वाले हैं, दोनों प्रकार की व्यवस्था करने वाले हैं। एक तरफ जहां हम ज़मीनों की बंदरबाट को ख़त्म करेंगे, नीचे के लेवल पर जो बहुत सारी जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको भी ठीक करेंगे और आगे के लिए एक अच्छा जो है जो भू कानून है वो अपने राज्य में लागू करेंगे। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक प्रदेश में लैंगिक अनुपात में समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा बालिकाओं के जन्म से लेकर वयस्क होने तक विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि इस देवभूमि को देवियों के रूप में जाना जा सके। हमारा यह प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, तो मैं मानती हूँ कि इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाना है तो निश्चित रूप से हमें लैंगिक समानता की ओर बढ़ना पड़ेगा। लड़की को पैदा होने से लेकर लड़की को पैदा होने के बाद के दोनों हमको समान अवसर देने होंगे। जब ये समान अवसर हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो है वो देवी के भूमि में भी जाना जाएगा। और साथ साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि जो हम लैंगिक समानता 2025 में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि ये दोनों समान रूप से आने चाहिए, वह भी उस दिशा में हम लोग जो है गंभीर प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता के कार्यक्रम भी। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग की एक अनोखी पहल शुरू होने जा रही है। जी हां, राज्य में गरीब, अनाथ और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के प्रत्येक जिले में ये आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखरेख और खाने पीने की व्यवस्था शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने अपने हर जिलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं। उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो है। बीजेपी किसान मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर का जसपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के आवास पर जोगेंद्र पुंडीर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की
और सरकार के विकास कार्य जन जन तक पहुंचाने की बात कही। किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। जिम्मेदारी नहीं या बड़ी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और अंत्योदय के लक्ष्य को लेके चलते हैं, जहां हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का एक बचपन में एक नारा सुना था, उसको आत्मसात करते हुए पंक्ति में खड़े पिछड़े जरूरतमंद अभावग्रस्त व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ पहुंचे और वो साधन संपन्न सक्षम बन के कैसे आत्मनिर्भर बन के देश की सहभागिता में अपना योगदान दें। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितनी किसानों के हित में योजनाएं बनाई, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो योजना बनाई, वो केंद्र और राज्य सरकार की समुचित योजनाओं का लाभ अपने किसान भाई को मिले और खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों का जीवन कैसे समृद्धशाली हो, इसी उद्देश्य को लेकर आप सभी के सहयोग से इस काम को। यूके SSSC परीक्षा घोटाले में कई नेता और अधिकारी भी लपेटे में आ सकते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि एसटीएफ किन लोगों को बचा रही है और ऐसे नाम हैं तो बताइए। वहीं याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन के लिए कोर्ट से समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने 12 सितंबर तक का समय दिया है। हालांकि सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा है कि याचिका मेंटेनेबल नहीं है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से दाखिल की गई है। आपको बता दें कि उप नेता सदन भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि इस परीक्षा घोटाला में कई बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन एसटीएफ मास्टर बाबू और छोटे लोगों को ही पकड़ रही है। यूके SSSC संबंधित घोटाले से एक याचिका आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है, जिसमें काफ़ी सुनवाई के पश्चात जो याचिका करता है उसने याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका में संशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता को समय प्रदान किया गया। किस तरह की क्वेरी थी? उन्होंने स्पेसिफिक ये कहा कि आपको स्पेसिफिक एलिगेशन किसके अगेंस्ट हैं वो अपने संशोधन में लेके आए। सरकार का क्या कहना था? सरकार का ये कहना है कि इसमें हल्द्वानी पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षा आशा नौटियाल का बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा कर आशा नौटियाल का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया कि उनको केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी के बाद वह प्रदेश के हर जिले में जाकर महिला मोर्चा की बहनों से मुलाकात कर रही हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट कर तैयार कर रही हैं। और अभी मैं सभी जिलों में अपनी बहनों को मिलने के लिए जा रही हूँ और वहाँ बहनों के संगठन को हम और मजबूत करें, इसके लिए हमारी चर्चा वार्ता हो रही है। और आगे हमारे जो चुनौतियाँ हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, नगर पंचायतों के, निकायों के चुनाव हैं, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के हो, इसके लिए सभी बहनों को अभी से तैयार भी। जहां एक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, तो विकास खंड नारसन कार्यालय में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए हरिद्वार के सीडीओ प्रतीक जैन पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही विकास खंड कार्यालय के कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। 6 सितंबर से 8 सितंबर तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नारसन विकासखंड में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 8 ARO और क्षेत्र पंचायत के लिए 4 RO नियुक्त किए गए हैं। आप सबको पता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रोसेस जो है वो अभी गतिमान है। 6, 7, 8 सितंबर को कल से यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर रिसीव किए जाएंगे। तो जो ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनके लिए हमने यहाँ पे 8 AROs डिप्यूट कर रखे हैं। वैसे ही जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके लिए 4 ARO डिप्यूट कर रखे हैं। AROs के माध्यम से ही नॉमिनेशन पेपर ब्लॉक लेवल पर रिसीव किए जाएंगे। यहाँ पे मैंने आके तैयारी देखी है, तैयारियों से काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं। अलग अलग खिड़कियाँ बन चुकी हैं सभी नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने के लिए। साथ में नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने की भी अलग खिड़की बना रखी है, अलग पटल बना रखा है। वैसे ही बिक्री भी जो है वो 6, 7, 8 को चलती रहेगी। लोग नॉमिनेशन पेपर ख़रीद के अपना नॉमिनेशन पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ADO पंचायत जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी BDO साहब आपके हैं ही, RO भी यहाँ पे अब हैं, RO साहब हैं जो हमारे
हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, उनको यहाँ का आरओ बना रखा है। देखिए, जो वोटर लिस्ट है इसका जो संशोधन है, इसमें नाम ऐड होना, डिलीट होना या थोड़ा बहुत अगर त्रुटि हो जाए स्पेलिंग में, उसका संशोधन जो है ये एक ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। कोई भी आके अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकता है। तो इस बार जैसे कि आप सबको बता दें कि अधिसूचना जैसे ही जारी हो जाती है किसी भी इलेक्शन की, उससे पहले अगर किसी ने अपना चालान डिपॉजिट कर दिया है और संशोधन के लिए अप्लाई कर दिया है, नाम ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए अप्लाई कर दिया है, तब तो उसका नाम ऐड या डिलीट हो सकता है। लेकिन एक बार अधिसूचना जारी हो जाए उसके बाद चालान हम एक्सेप्ट करने के प्रोसेस को बंद कर देते हैं। अभी जो वोटर लिस्ट सभी EROs के पास हमने सर्कुलेट करी है, उस वोटर लिस्ट में एडिशन, डिलीशन, नाम निर्देशन के आखिरी दिन तक। उत्तराखंड में UKSSC और विधानसभा के साथ विभिन्न विभागों में बैकडोर से हुई भर्तियों में CBI जांच की मांग को लेकर चमोली मुख्यालय में छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में एक विशाल रैली का आयोजन किया। सोमवार को गोपीनाथ मंदिर परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय तक बेरोजगार छात्रों ने एक आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस आक्रोश रैली में छात्रों ने मांग की है कि प्रदेश में भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जांच CBI से हो। भले ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा जांच करवाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन STF उत्तराखंड के उन भ्रष्टाचारियों तक नहीं पहुंच पाएगी जो मूल रूप से इस पूरे खेल को खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं होती है तो जितनी भी गड़बड़ियां भर्तियों में हुई हैं उनकी जांच CBI से नहीं करवाते हैं तो आने वाले समय में प्रदेश भर से युवा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार के साथ प्रशासन की भी होगी। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप इस रैली में आए। हमारे जो रैली है उसका जो मेन मोटो है वो हमारे जो पेपर में उत्तराखंड में जो पेपर है, जो कंपटीशन है, उसमें जो धांधलियाँ हो रही उसकी निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच इसलिए हो क्योंकि जो एक गरीब तबके का बच्चा है वो मम्मी पापा पत्थर रख करके, छाती में पत्थर रख करके पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे आयोग है या कह सकते हैं कि जो हमारे परीक्षा प्रभारी हैं वहाँ पे बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो चर्चा में है वीडियो का जो पेपर हुआ उसमें सारा जो 15 लाख रुपए का जो घोटाला हुआ वो हुआ। तो एक गरीब बंदा 15 लाख आखिर देगा कहाँ से? एक गरीब का जो हथियार है वो दिन रात मेहनत करना होता है। पता है यहाँ पे बहुत से छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तराखंड के युवाओं का था एक सपना जिसको तोड़ा उत्तराखंड के अपनों ने ही, क्योंकि उन्होंने मतलब आज से बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और यहाँ तक कि हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे सर थे, उन्होंने उनके रिलेटिव उत्तराखंड में तो बिहार से लेकर के आए हैं और उत्तराखंड में उन्होंने उनको भर्तियाँ दी है। उत्तराखंड में यहाँ तक कि अब आर्मी की भर्तियों में भी घोटाले हो रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं कि अभी तो ये एक छोटे से गोपेश्वर के एक छोटे से शहर कुछ 100,000 लड़कों ने, युवाओं ने ये आंदोलन किया है। तो अगर इसका समाधान नहीं किया गया, अगर CBI जांच नहीं करवाई गई तो पूरे उत्तराखंड के हजारों करोड़ों की संख्या में सभी छात्र सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर उसके बाद बहुत ही आक्रोश पैदा हो सकते हैं और बहुत ही। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के गदरपुर के किसानों के खेतों में जाने वाली मोटरों के विद्युत तार अज्ञात डंपर के द्वारा तोड़े जाने के विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। इस दौरान किसानों ने कहा कि 10 से 15 दिन के पूर्व अज्ञात डंपर ने हमारे बिजली के तार तोड़ दिए थे, जिसके लिए लंबा समय बीतने के बाद भी किसी कर्मचारी अधिकारी ने हमारी बात नहीं सुनी है। इसी के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारे विद्युत तारों को जो तोड़े गए हैं उनको फिर से जोड़ दिया जाए ताकि हमारी जो कृषि का है वो नुकसान ना हो। नहीं है कि हमारे धान सूख रहे हैं, इस टाइम धान निकलने पे हैं। इन्होंने लैंड काट दी है यहाँ 11,000 की। हम कई दिन से इनके पास आ रहे हैं, ये कहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे। फिर उस दिन हमने 3-4 दिन हो गए, हम रोड पे आए थे, पुलिस आई थी, पुलिस ने कहा कि हम शाम तक लैंड चालू करवा देंगे। फिर हम पुलिस के पास 2-3 चक्कर गए, पुलिस ने कहा कि भी हमारी नहीं मान रहे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो,
अब फिर हमने इन्हें फ़ोन करा, ये हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा धान का हुआ है, काली बालियाँ आ रही हैं, इसलिए हमारे जाके खेतों में देखो दरारें पड़ी हुई हैं, मोटरें हमारी बंद है। बताओ हम 12 दिन 13 दिन हो गए, इतनी खुश्की बढ़ रही है, बताओ हम क्या कर सकते हैं। चीज़ का मुआवजा भी मिलना चाहिए कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है। लगभग कितने किसान हैं जिनकी ये लाइन चलती है मोटरों पे? हाँ जी, लमसम 80-85 एकड़ धान है जी। हमारी जो लाइन है हाईवे के पास ऊपर से गुजर रही थी, हाईवे वालों ने हमारी लाइन काट दी हमारी। हमने इनसे बोला लाइन लगाने के लिए, बोला लाइन लगाते हैं, हमारी तार आ रही है, लेकिन इन्होंने हमारे खेत तार नहीं लगाया। हमारे खेतों की लाइन सारी काटी हुई है। तो खेतों में क्या दिक्कत हो रही है? खेतों में पानी हमारा सूखा हुआ है, हमारे खेत में लाइट नहीं आ रही है, लाइट की वजह से हमारे खेत में पानी नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गए? तो करीब 10-12 दिन हो गए हैं। हम इनके अधिकारियों से मिले थे, इनका अधिकारी मनोज कुमार है, एक अधिकारी गिरीश कुमार है इनका जी। इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया हमने बितार लगाने के लिए। तो अब क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? तो रोज़ ही बोलते हैं आज लगा देंगे, लेकिन अब तक नहीं लगाई है, इसलिए आज हम यहाँ पर धरने पे आए हुए हैं। तो आज भी ये नानों को कर रहे हैं, नहीं लगा नहीं रहे हैं आज भी हमारे साथ। तो आपके द्वारा पुलिस में कोई ये हमने पुलिस को बताया, यहाँ पे जो चौकी है यहाँ पे बताया था उनको, लेकिन उन्होंने बोला था भी हमको लगवा देंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में डाउनग्रेड वेतन के निर्णय पर कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है। इस मामले में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में जो वेतन विसंगति तालिका जारी की है वह कर्मचारियों के लिए घातक है, जिसको वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कहा कि इसके खिलाफ उनका कर्मचारी संघ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने वाला है। वह उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। डाउनग्रेड के संबंध में हमारे महासंघ द्वारा एक चरणबद्ध तरीके से हमें कार्यक्रम दिया है। सर्वप्रथम हमने ज्ञापनों के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय और जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को पहुंचाया है। तत्पश्चात भी अगर शासन इसमें बेरुखी करता है या इनको नहीं मानता है तो हमारा एक कार्यक्रम रहेगा कि हम पूर्णतः आंदोलन की ओर कूदेंगे और अपनी मांगों को पूरा करके ही दम लेंगे। ये हमारी महासंघ की पूरी। रुड़की के सिविल अस्पताल से रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जहां इलाज कराने गए घायल का अच्छा मेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली को लेकर घायल के चाचा ने एक डॉक्टर के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत कर दी है। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बंदा रोड पर शुक्रवार की शाम 2 युवकों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए थे। जिसके बाद अनस नाम का एक युवक अपने परिजनों के साथ मेडिकल बनवाने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा था। युवक के चाचा ने आरोप लगाया है कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने उनसे मेडिकल के नाम पर रिश्वत मांगी है। पीड़ित व्यक्ति ने डॉक्टर की अस्पताल के सीएमएस से शिकायत की है। बोला हाँ इसका अच्छा करा दे या ऐसे चालू। मुझे अच्छा कराना चाहिए तो पैसा लगेगा 15,000 रुपये लगेगा इसका। कितने? 15,000 रुपये बोला। अच्छा, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम तो मालूम नहीं क्या नाम था, गोपाल नाम था, गोपाल। अच्छा, तो कितने 15,000 रुपये किस चीज़ के मांगे? 15,000 मांगा। कहना डॉक्टर अच्छी हो जाएगी आपको, हमको खर्चा पानी दीजिए, 15,000 रुपये चाहिए थे। 15,000 तो बोलो, नहीं तो अपना बाहर ले जाइए इसको, मरीज को अपना उठा के निकाल दिया आपको बाहर? निकाल दिया हमको बाहर। फिर बोला अच्छा एक रूम में आइए, एक साइड में आइए। हम एक रूम में चले गए साइड में, तो बोला हाँ कुछ इंतजाम हुआ पैसों का। मैं इंतजाम नहीं हुआ। अल्लाह फिर बाहर निकलिए, अपने मरीज को ले गए। जो रसीद है 280 रुपये की, वो रसीद कटाइए अपना। उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 315 बोर के साथ 2 अवैध तमंचा तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के बिलासपुर थाने में हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। किच्छा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। इनमें एक ये वादी हरेंद्र पुत्र महेंद्र हैं, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिनमें एक व्यक्ति जिशान नामक व्यक्ति के द्वारा अपने एक साथी के साथ इनसे पैसे मांगे गए, रंगदारी मांगी गई और न देने के दशा में इन पे जान से मारने की, इनके पुत्र को जान से मारने की बात कही गई। तो उसी आधार पे जो प्रकरण था काफ़ी गंभीर था और गंभीरता के दृष्टिगत इसमें टीम गठित की गई और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुछ असलाह भी बरामद हुए हैं। और इनमें से एक व्यक्ति जो है उस पर 302 और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है रामपुर में, और इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें काफ़ी पहलू और भी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी भी बारीकी से जांच की जाएगी
और इसमें जो भी अन्य तथ्य आते हैं प्रकाश में, उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। जसपुर नगरपालिका के सभासदों ने नगरपालिका अध्यक्ष के पुत्र और इचासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगरपालिका में घोटाला हो रहा है। 2016 में 8 लाख की लागत से बनाए गए स्वागत द्वारों में समय समय पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। सभासदों का आरोप है कि 2018 में नगरपालिका की 14,50,000 की दुकानें नीलाम की गई, जिसके 6,50,000 रुपए भी जमा कर दिए गए थे, लेकिन अध्यक्ष पुत्र और अधिशासी अधिकारी ने आपसी साठगांठ करके वो पैसा वापस कर दिया, जो कि नियमों के खिलाफ है। मैं कमिश्नर साहब दीपक रावत जी से और डीएम साहब से जो मुलाकात की है, हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं, 2016 में वो स्वागत द्वार पूरे नए 8 लाख रुपए के लगे थे। 2019 में उसकी मरम्मत 6 या 7.5 लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया अध्यक्ष पुत्र हाजी राशिद और अधिशासी अधिकारी शाहिद अली के द्वारा। 2018 में नगर पालिका ने दुकान नीलाम की थी 14.5 लाख रुपए की, उसका 6.5 लाख रुपया जमा कर दिया था जिसके नाम दुकान नीलाम हुई थी, लेकिन अध्यक्ष पुत्र और उस समय के अधिशासी अधिकारी के द्वारा उससे साठगांठ कर वो पैसा उसे वापस कर दिया गया है, जो बिल्कुल धारा नगर पालिका अधिनियम के बिल्कुल विरुद्ध है। हमने डीएम साहब और कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी वो अमल में लेकर। स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधलीगर्दी हो रही है, क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, शायद इनका नए गेटों का जो निर्माण हुआ है शायद 6 से 7 लाख के बीच का निर्माण हुआ है। उसके बाद इनका जो है सौंदर्यकरण 18-19 में किया गया, 18-19 में भी शायद 7-8 लाख का इनका सौंदर्यकरण करा गया। अब उसके बाद 2022 में इसका सौंदर्यकरण किया गया है, जिसमें सौंदर्यकरण के नाम पे खूब लुटाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 14-14.5 लाख का इसका बिल निकाला गया है। और क्या 3-4 साल के अंदर इन गेटों में इतनी क्षति हो गई कि 2016-17 में नए गेट लगे। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में 5,000 के लेन देन में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 13 जून को सुनील नाम के युवक ने अपने ही दोस्त अंकित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिडकुल थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा करते हुए सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि यूपी के अमरोहा निवासी अंकित और लखीमपुर खीरी निवासी सुनील मिश्रा हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक कंपनी में एक साथ काम करते थे। सुनील ने अंकित को 5,000 रुपये उधार दिए थे। कई बार मांगने के बावजूद अंकित ने जब पैसे नहीं लौटाए तो 13 जून की रात सुनील ने गुस्से में आकर चाकू से गोदकर अंकित की हत्या कर दी और फरार हो गया। अंकित नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। वो नौगांव सादात अमरोहा का रहने वाला था, यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उस आधार पर जो है पुलिस द्वारा जो है, चूँकि अननोन केस था, काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी कोई रंजिश सामने नहीं आई। लगातार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की सहारा लिया गया, तो उसमें जो है एक सुनील नामक जो व्यक्ति है उससे पूछताछ की गई, तो उसने अपने हत्या करना कबूल किया है और 5,000 रुपये का लेन देन का मामला था, उसी कारण इसने हत्या की गई है। सुनील मिश्रा को जो है गोला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे चाकू बरामद किया गया है। जो है जो सीसीटीवी फुटेज है उसका सहारा लिया गया और दूसरा मोबाइल डिटेल्स वगैरह का सहारा लिया गया, उस आधार पर जो है। हरिद्वार के रुड़की में बुखार से पीड़ित महिला की मौत हो गई। वहीं शंकरपुरी गांव में बुखार से बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की सीएचओ प्रीति असवाल ने बताया कि महिला को बुखार हुआ था और महिला के 41,000 प्लेटलेट्स आई थी, लेकिन ये मौत का कारण नहीं हो सकता है। हमारे गांव में जो ये वायरल फीवर है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसमें हमारे गांव में 400 से 500 परिवार रहते हैं, जिसमें हर घर में 2 से 3 लगभग इतने मेंबर्स हर घर में पड़े हैं। और आज मॉर्निंग में भी हमारे यहाँ पे एक
नाई हैं जो जिनकी बीवी की डेथ हुई है इस डेंगू की फीवर की वजह चलते ही। बाकी गवर्नमेंट की साइड से यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। गांव में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, हर घर में घुसे हैं बच्चे भी बड़े भी। नाम प्रीति असवाल है, मैं ब्रह्मपुर में CHO हूँ। और जो पेशेंट की डेथ हुई है वो अभी उसको कल से फीवर था और ये बता रहे हैं कि ये SRM हॉस्पिटल में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसका वहीं टेस्ट कराया। कल हमारी टीम भी आई थी, यहाँ पे कैंप लगाया था, पर इन्होंने पहले ही दूसरी जगह टेस्ट करा दिया, फिर ये वहाँ पर नहीं आए हमारे पास। और उसके बाद नाइट में कल रात को फिर उसे फीवर हुआ और उसको फिर दोबारा से ये वहाँ लेके गए। उन्होंने शायद ड्रिप वगैरह जो भी चढ़ाया, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। रिपोर्ट में उसकी प्लेटलेट कम आई है 41,000, लेकिन वो उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।